हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट, जो कि है मनोविज्ञान की विधियाँ। हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई थी, जिसमें हमने देखा था मनोविज्ञान का अर्थ, इतिहास, उसकी प्रकृति के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली विधि है वो है निरीक्षण विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण विधि को प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। प्रेक्षण विधि मतलब ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे प्रेक्षण की बजाय ऑब्जर्वेशन ज़्यादा यूज़ करूँगी। तो 1913 में जब वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी, तो मनोविज्ञान को नए ढंग से परिभाषित करते हुए कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसकी अध्ययन विधि अंत्य निरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन न होकर ऑब्जर्वेशन मेथड है। हमने देखा था कि किस प्रकार से संरचनावाद के जो संस्थापक थे टिचनर, उन्होंने मनोविज्ञान की कौन सी विधि बताई थी, अंत्य निरीक्षण। लेकिन जब 1913 में वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी, तो उन्होंने अंतर निरीक्षण विधि को नहीं माना था और उन्होंने कौन सी विधि दी थी, ऑब्जर्वेशन मेथड विधि दी थी। इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी या जीव के व्यवहारों को निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्व करता है और अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर वह एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है, जिसका विश्लेषण कर वह उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऑब्जर्वेशन को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करता है। शायद ही यह कारण है कि इस विधि को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड कहा गया है। अध्ययनकर्ता प्राणी के दोनों तरह के व्यवहारों यानी कि आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। तो बाह्य व्यवहार में क्या आते हैं, दौड़ना, रोना, खेलना, जो लोग हम देख सकते हैं। और आंतरिक व्यवहार जैसे कि रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय की धड़कन आदि, ये सब। तो गाइज, ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड। और जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति या प्राणी को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके ही एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो उसे ही हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन मेथड में जो ऑब्जर्वर होता है वो जो प्राणी होते हैं उसके दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है, उसके बाह्य व्यवहार का भी और आंतरिक व्यवहार का भी। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण की मुख्य विशेषताएं। तो इसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली है, ऑब्जर्वेशन हमेशा उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है, अर्थात प्रेक्षक किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए ऑब्जर्वेशन करता है। जो प्रॉब्लम होती है मेन, जो उसका सॉल्यूशन के लिए सिर्फ उसी पर ही ध्यान देकर ही जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसके बाद है, ऑब्जर्वेशन का उद्देश्य अध्ययन नियमों से संबंधित चरों के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। तो ये इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है और जो उसका मेन जो उसका उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो वो मैंने आपको अभी बताया पैराग्राफ में जो पढ़ा था हमने, कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है उसमें ऑब्जर्वर जिसके ऊपर ये मेथड को अपनाता है उसका अच्छे से व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाता है और फिर उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सहभागी प्रेक्षण, दूसरा है असहभागी प्रेक्षण और तीसरा है स्वाभाविक प्रेक्षण। यानी कि पहला पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन।
तो आगे हम देखते हैं कि सहभागी परीक्षण क्या होता है, यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो बहुत ही इजी है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। इसमें प्रेक्षक इस विधि में उन व्यवहारों में हाथ बटाते हुए प्रेक्षण करते हैं जिसका उन्हें अध्ययन करना होता है। यहाँ प्रेक्षक भी लोगों के काम को उनके साथ मिलकर करते हैं तथा उनके व्यवहार का प्रेक्षण भी करते जाते हैं। मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वर होता है उसको जिसका अध्ययन करना होता है वह उसके साथ ही काम करता है, मतलब उसके साथ ही जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसका हाथ बटाता है। इससे उसको ऑब्जर्व करने का मौका मिल जाता है। तो इसका मीनिंग ये है, जैसे कि उद्योग या किसी व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उनके साथ काम करना। जैसे किसी श्रमिक का अगर हमें अध्ययन करना है, उसके ऑब्जर्व करना है उसको, तो उसके साथ ही काम करना पड़ता है इसमें सहभागी प्रेक्षण में। तो ये हो गया हमारा सहभागी प्रेक्षण। अब हम देखते हैं असहभागी प्रेक्षण। इसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के साथ काम नहीं करता, प्रेक्षक दूर से ही व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो उसके साथ काम नहीं करता, दूर से ही उसके जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करता है। तो ये हमारा हुआ असहभागी प्रेक्षण। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो नैदानिक होते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र में किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वाभाविक प्रेक्षण, यानी कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जब प्रेक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक परिस्थिति में विशेषकर पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है तो इस तरह के प्रेक्षण को स्वाभाविक प्रेक्षण कहा जाता है। जैसे मनोवैज्ञानिक प्राय बंदरों, मधुमक्खियों, चींटियों आदि के व्यवहारों को उनके स्वाभाविक रूप में रहने के स्थानों में जाकर करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो सहभागी प्रेक्षण, एक असहभागी और जो थर्ड है वो है स्वाभाविक प्रेक्षण। इसके बाद हम देखते हैं इसके गुण क्या है इस मेथड के। इस विधि में मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत कर दिया है। अंतःनिरीक्षण विधि का प्रयोग सिर्फ वयस्क व्यक्तियों पर ही किया जाता था, जो कि टिचनर ने दी थी, परंतु प्रेक्षण विधि का प्रयोग छोटे छोटे बच्चों, वयस्कों, पागलों, अपाहिजों, पशुओं आदि पर भी आसानी से किया जाता है। अतः इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है। तो ये इसका पहला गुण है कि जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम किसी पर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका पहला गुण हुआ। इसके बाद सेकंड नंबर पे है, इस विधि द्वारा एक समय में एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। नंबर थर्ड है, इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े आवर्ती, प्रतिशत आदि में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम अच्छे से इसका जो रिज़ल्ट होता है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इसका प्रेक्षण करके जो आंकड़े होते हैं वो हम प्रतिशत में या मतलब नंबर्स में आते हैं, तो हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके दोष। अगर किसी भी विधि के गुण हैं तो उसके दोष भी होते हैं। तो इसका जो दोष है उसमें नंबर 1 है, प्रेक्षण करते समय प्रेक्षक की अपनी पूर्वाग्रह मनोवृत्तियां आदि का प्रभाव उनके प्रेक्षेपण पर पड़ता है, जिससे प्रेक्षण वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो ये बात तो सच है कि जो ऑब्जर्वर होता है उसकी जो थिंकिंग होती है, उसकी सोच, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। तो उसी तरह से वो जो डाटा होते हैं उनको कलेक्ट करता है, उनमें जो उसका पूर्व ग्रह होती है, उसकी जो थिंकिंग होती है उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ हो जाती है। नंबर 2 है, इस विधि में प्राणी के व्यवहारों का प्रेक्षण कर उनके मानसिक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश की जाती है।
परंतु इस दिशा में हमेशा सफलता प्रेक्षक को नहीं मिल पाती। मतलब जैसा वो चाह रहा है वैसे उसको रिजल्ट नहीं मिल पाते। ये हो गया इसका दूसरा। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे, इस विधि में प्रेक्षण स्वाभाविक एवं अनियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। परिणाम यह होता है कि प्राप्त निष्कर्ष की व्याख्या उचित कारण परिणाम संबंध के रूप में नहीं की जा सकती। जैसे कि सांप को देखकर बच्चों का डरना। इसका मतलब क्या है कि जैसा व्यवहार बच्चों ने, इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक सांप को देखकर बच्चे डरते हैं तो वो जो ऑब्जर्वेशन हम उसका करते हैं तो उसमें जो ऑब्जर्वर है वो ये नहीं डिसाइड कर पाता कि बच्चे सांप को देख के डर रहे हैं या सांप की लंबाई को देख के डर रहे हैं या जो सांप की जो चाल है उसको देख के डर रहे हैं। तो इसका मीनिंग यही है कि उचित कारण और परिणाम नहीं निकल पाता इसमें। तो ये हो गया इसका तीसरा दोष। तो इस प्रकार से हमारी जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो कंप्लीट होता है। एंड गाइस इसके बाद हम देखेंगे हमारी जो दूसरी विधि है वो, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ जो इसके दोष है उसमें जो सेकंड नंबर का जो दोष है कि इस विधि में प्राणी के व्यवहारों का प्रेक्षण कर उनके मानसिक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, परंतु इस दिशा में हमेशा सफलता प्रेक्षक को नहीं मिल पाती। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, बुक में दिया हुआ था बट वो बहुत लॉन्ग था तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि इसका जो एग्जाम्पल वो ये था कि जैसे जो लेडीज़ें होती हैं वो जब मिलती हैं एक दूसरे से तो अक्सर गले मिल के रोने लग जाती हैं। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि वो खुश हो रही हैं कि वो दुखी, मतलब दुख मना रही है मिलने का। या आपने देखा होगा कि लेडीज़ें बहुत सी ऐसे होती हैं कि बहुत दिनों बाद मिलती हैं तो रोने लग जाती हैं एक दूसरे को गले लग कर। तो उससे जो ऑब्जर्वर होता है वो जो उसकी मानसिक जो उसकी क्रिया होती है उसको समझ नहीं पाता कि ये खुश हैं कि ये दुखी हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जो मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करता है लेकिन इस दिशा में हमेशा सफलता प्रेक्षक को नहीं मिल पाती। तो इसका एग्जाम्पल ये था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो दूसरी विधि है वो केस विधि, यानी कि केस स्टडी मेथड। बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है ये। तो चलिए फिर इसे देखते हैं। मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है। इस विधि का प्रयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों को पहचान करने तथा उसके कारणों का पता लगाने में किया जाता है। कि पहले कारण का पता लगाया जाता है और फिर उसका निदान किया जाता है। यही कारण है कि इसे नैदानिक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन की सभी तरह की घटनाओं का एक विस्तृत इतिहास तैयार करते हैं। इसलिए इस विधि को केस विवरण विधि भी कहा जाता है, यानी कि केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। अब इसके गुण देख लेते हैं। तो नंबर 1 है, नैदानिक विधि में मनोवैज्ञानिक प्रत्येक अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति का एक अलग विस्तृत इतिहास तैयार करके उसके कारणों का पता लगाते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है, क्योंकि हम अगर इस विधि को यूज़ करते हैं तो पहले उस व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इतिहास के बारे में पूरा डिटेल अगर हम उसके बारे में जानेंगे तो एक गहन अध्ययन होगा उसके बारे में। तो इसीलिए इस विधि में गहन अध्ययन संभव है। नंबर 2 है, व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह जांचा जा सकता है कि किस तरह से उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास है, वो हम अच्छे से समझ सकते हैं इस विधि के द्वारा। नंबर 3 है, इस विधि में व्यक्ति की समस्याओं एवं उनके संभावित कारणों पर सीधा प्रकाश डालने का सुनहरा अवसर मनोवैज्ञानिक को प्राप्त होता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके जो
जिस कारण से है, तो उस पर जो साइकोलॉजिस्ट है वो डायरेक्ट मतलब उसको जान सकता है। तो ये इसके गुण हैं। छोटी सी विधि है, ये ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अवगुण। तो नंबर 1 है, इस विधि में अध्ययन का आधार व्यक्ति का गत इतिहास यानी कि पास्ट हिस्ट्री होता है, जो कि उसके माता पिता, दोस्त तथा पड़ोसियों द्वारा दिए गई सूचनाओं पर आधारित होती है, जो तथ्यों को छुपा लेते हैं। फलस्वरूप उनके द्वारा प्रदत्त सूचनाएं दोषपूर्ण हो जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी के बारे में उसकी हिस्ट्री पता कर रहे हैं तो उसके पेरेंट्स से या उसके जो भी फ्रेंड सर्कल है या उसके जो पड़ोस में रहने वाले हैं तो उसी से पूछते हैं उसके बारे में, तो वो अक्सर सही सूचनाएं नहीं दे पाते हैं, जिससे कि यह विधि दोषपूर्ण हो जाती है। नंबर 2 है, नैदानिक विधि द्वारा व्यक्ति की समस्या का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक काफ़ी प्रशिक्षित हो। इस विधि को यूज़ करने वाला जो साइकोलॉजिस्ट है वो ऐसा होना चाहिए जिसने पहले ये विधि यूज़ की हो काफ़ी अपने रोगियों पर, तो वो अच्छे से कर सकता है इसको। नंबर 3 है, किसी व्यक्ति के इतिहास के आधार पर उसका अध्ययन करना नैदानिक विधि द्वारा उपयुक्त तरीका नहीं है। मतलब सिर्फ इतिहास के आधार पर रिजल्ट देना भी उपयुक्त नहीं है। तो ये हमारी थी केस हिस्ट्री मेथड, जो कि छोटी सी विधि है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखी 2 विधियाँ, एक है हमारी निरीक्षण विधि और एक है हमारी केस स्टडी मेथड। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए। और इसके बाद हम जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो हमारी जो पूरी यूनिट है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसके कंप्लीट होने के बाद ही हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो भी इसमें से आने की संभावना होगी और लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हम देखेंगे। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर ले, ताकि आने वाले वीडियो से आप नोटिफाइड रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।